हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर रोटेशनल मोशन के अंतर्गत बल आघूर्ण क्या है तथा इसके क्या उपयोग हैं, क्या व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बल आघूर्ण क्या है? जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है, तो बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो यह बल उस वस्तु को स्थानांतरीय गति में ले आता है या फिर उसे घूर्णन गति में ले आता है। तो अगर वह उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे इस बल आघूर्ण के लिए, जैसे कोई एक पिंड है, यह पिंड एक्स, वाई और जेड एक्सिस ये ऐसी दिखाई गई है और यह इसके सेंटर से आर दूरी पर एक बल एफ इस दिशा में लग रहा है। तो जब बल यह लग रहा है तो इसकी जो अक्ष है, इस किसी बिंदु के परितः यह घूमने की टेंडेंसी रखता है। तो इस बाह्य बल लगाने की वजह से इसके अंतर्गत जो अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति आई है, उसी प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इस बल आघूर्ण के बहुत से उपयोग हम लोग देखते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे कि एक ये दरवाजा है और इसमें ये कब्जा लगा हुआ है। यहां से हम इसे खोलते या बंद करते हैं तो यह हत्था जो है एकदम किनारे पर लगाया जाता है और जब हम इस पर कोई बल लगाते हैं तो यह बल जो है इस दरवाजे को के जो स्थानांतरीय गति है उसको प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह इसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है। तो यह बल जो है यहां पर बल आघूर्ण होता है। अब यह अगर आप दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ हो, अगर उसे आप बंद कर रहे हो तो दरवाजे के कब्जे के पास से अगर उसको हम खोलने या बंद करने का प्रयत्न करें तो अधिक बल लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम कब्जे से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उसको खोलने या बंद करने में कम बल लगाना होता है। इसी तरह से ये देख रहे होंगे कि हैंड पंप है और इस हैंड पंप में इसका जो हत्था होता है ये आप देखते होंगे कि लंबा बनाया जाता है, या अगर आप इंडिया मार्क का सरकारी हैंडपंप की बात करें तो उसका हत्था देखिए जो सामान्य हैंडपंप होता है उसकी तुलना में और लंबा बनाया जाता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि जब हम इस पर कम बल लगाएंगे तब भी यह आसानी से जो है ऊपर पानी खींच सकता है। तो कम बल लगा करके हम अधिक गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर भी यह बल आघूर्ण का ही एक अनुप्रयोग है। इसी तरह से आप देखते होंगे कि जैसे कुम्हार का चाक, कुम्हार के चाक में जैसे अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह का कुम्हार का चाक है तो यहाँ पर एक होल होता है और उसमें जो है डंडा लगा करके और देखते हैं कि उसको तेजी से घुमाता है तो वह अपनी अक्ष के परितः तेजी से घूमता है। तो यह भी बल आघूर्ण की ही एक प्रवृत्ति है। बल आघूर्ण किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण F तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब मात्रात्मक रूप से जो बल आघूर्ण है वह उस पर लगाए गए बल F और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जिस बिंदु पर लगाया गया था लंबवत दूरी R के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो टाउ से इसे प्रदर्शित करते हैं तो टाउ बराबर F इंटू आर, और जब इसे वेक्टर रूप में दिखाते हैं तो वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर आर
क्रॉस वेक्टर एफ। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, बल का न्यूटन और आर मीटर, इस तरह से न्यूटन मीटर, और इसका बीमीय सूत्र mL2T-2 होता है। अब जो बल आघूर्ण है यह या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा? तो यदि बल पिंड को वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे आप ये देख रहे हैं घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में अगर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वह बल आघूर्ण धनात्मक होता है, और अगर घड़ी के चलने की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बल आघूर्ण ऋणात्मक होता है। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होगा तो धनात्मक और क्लॉकवाइज होगा तो ऋणात्मक होता है। बल आघूर्ण के द्विविमीय घटक, अर्थात जो बल आघूर्ण है उसे अगर हम एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, तो उनके घटक के रूप में क्या होगा? तो यदि कण की स्थिति सदिश जो पोजीशन वेक्टर आर था, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे और बल एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। तो कण पर कार्यरत बल आघूर्ण अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो आर की जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे ये हमने रखा, इंटू एफ की जगह पर एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे ये रखा गया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक्स आई के साथ एफ एक्स आई का, एक्स आई के साथ एफ वाई जे का, और इसी तरह से वाई जे का एफ एक्स आई के साथ और वाई जे का एफ वाई जे के साथ। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स आई को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आई क्रॉस एफ एक्स आई, तो एक्स एफ एक्स और आई क्रॉस आई प्लस एक्स एफ वाई आई यहाँ से और क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। ठीक इसी तरह से y का y एफ एक्स इंटू जे क्रॉस आई प्लस y इंटू एफ वाई जे क्रॉस जे, ये चार टर्म मिल गए। अब आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि i क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और k क्रॉस k शून्य होता है, लेकिन i क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। और अगर इस आर्डर में नहीं है, अगर जैसे ये जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे तो माइनस आई क्रॉस के तो माइनस जे, इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर देखें आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस आई रिवर्स है तो माइनस के हो गया, और जे क्रॉस जे शून्य हो गया। तो ये टर्म और ये टर्म शून्य हो गया, बचा एक्स एफ वाई यूनिट वेक्टर के माइनस वाई एफ एक्स यूनिट वेक्टर के। तो टाउ इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स यूनिट वेक्टर के। अतः द्विविमीय गति में बल आघूर्ण गति के तल के लंबवत दिशा में होता है। ये यूनिट वेक्टर के है तो एक्स वाई प्लेन में रखा गया था, अर्थात इसकी जो घूमने की प्रवृत्ति है वह के की दिशा में, अर्थात एक्स वाई तल में अगर है तो जेड अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति होगी। ठीक इसी तरह बल आघूर्ण के त्रिविमीय घटक, थ्री डायमेंशनल, तो कण की स्थिति सदिश आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बल एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो जो कार्यरत बल आघूर्ण है टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एफ की वैल्यू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने पीछे पढ़ा हुआ है, टॉर्क इस तरह से हो गया, और ये मॉड में आई जे के एक्स वाई जेड और एफ एक्स वाई एफ जेड। अब इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो आई के रेस्पेक्ट में आई इंटू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, जे के टर्म में तो ये प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपेंड होता है, तो माइनस जे और ये हो जाएगा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स और के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब इस टर्म को धनात्मक बनाने के लिए जेड एफ एक्स को
पहले लिख देते हैं और एक्स एफ जेड को बाद में। तो ये माइनस जे वाला जो टर्म है यह प्लस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं टाउ टार्क आई वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस ये जेड जे जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड और प्लस यूनिट वेक्टर के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब हम टार्क टाउ को एक्स वाई जेड के टर्म में लिख सकते हैं टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के, और ये आई जे के टर्म में आ गया। तो अब अगर हम इन दोनों पक्षों को लेफ्ट और राइट को अगर कंपेयर कर दें तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो टाउ एक्स इक्वल्स टू मिलेगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, टाउ वाई इक्वल्स टू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, टाउ जेड इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो यह 3 डायमेंशनल कंपोनेंट के फॉर्म में टार्क की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह घूर्णन गति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? घूर्णन गति में बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह कार्य कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यह एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष, ओरिजिन इसका O, यह वेक्टर R जो कि OP वेक्टर OP, यह बल F लगा करके और घुमाया जा रहा है। तो जब ये बल F लगाएंगे तो ये घूमेगा, तो घूमने के बाद इसकी पोजीशन हो गई Q। जब पोजीशन Q हो गई और यह डिस्प्लेस हुआ डेल्टा R, तो इसकी वैल्यू हो गई OQ की वेक्टर R प्लस डेल्टा वेक्टर R, ये वैल्यू हो गई। अब यह एक ट्रायंगल बन गया OPQ। P का जो कोऑर्डिनेट है वह XY है, अर्थात O से S की वैल्यू X हो गई और S से P की वैल्यू Y हो गई। तो PXY ये इसका कंपोनेंट हो गया। अब PXY का जो कंपोनेंट है इसे हम पीछे की तरफ और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं जो कि दोनों मिलकर के R बनाते हैं। यह डिस्टेंस डेल्टा X और यह डिस्टेंस डेल्टा Y। तो इस तरह से Q का जो कोऑर्डिनेट है यह हो गया X प्लस डेल्टा X और Y का Y प्लस डेल्टा Y। तो Q का कोऑर्डिनेट हो गया X प्लस डेल्टा X, Y प्लस डेल्टा Y। अब यहां पर आप देखें कि यह XY तल में है तो Z अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति होगी इसकी। तो यदि यह सूक्ष्म समय डेल्टा t में P से Q स्थिति में आ जाता है, P से Q स्थिति में आ जाता है, तो PQ बराबर वेक्टर R और OQ बराबर वेक्टर R प्लस डेल्टा R, ये वैल्यू है। अब जो वेक्टर OP है यह थीटा कोण बनाता है और जब P से Q गया तो डेल्टा थीटा कोण बनाता है। ज्योमेट्री से ये जो थीटा है यह Q से जो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यह कोण भी थीटा होगा। अब डेल्टा R की वैल्यू डेल्टा XI प्लस डेल्टा YJ, F की वैल्यू FXI प्लस FYJ। तो कण के P से Q तक विस्थापित होने में बल द्वारा किया गया कार्य, तो डेल्टा W इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा R, F की वैल्यू है FXI प्लस FYJ डॉट डेल्टा R डेल्टा XI प्लस डेल्टा YJ, डॉट प्रोडक्ट है तो I का कोफिशिएंट I के साथ, J का कोफिशिएंट J के साथ। तो डेल्टा W इक्वल्स टू FX इंटू डेल्टा X प्लस FY इंटू डेल्टा Y, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल QRP में, ट्रायंगल QRP से साइन थीटा की वैल्यू QRP, ये देखिए QRP साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण P बाई H। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ये डेल्टा X और कर्ण हो गया ये डेल्टा R। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं PR बाई PQ से डेल्टा X अपान PQ, तो डेल्टा X बराबर PQ साइन थीटा। और इसी तरह से उसके नीचे वाले पोर्शन में ट्रायंगल OPS में, OPS में साइन थीटा क्या हो गया
साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपान हाइपोटेन्यूज आर, ये मैग्नीट्यूड इसका आर होगा, तो वाई अपान आर, ये वैल्यू मिल गई। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी एस बाई ओ पी इक्वल्स टू वाई अपान आर। ट्रायंगल ओ पी क्यू से पी क्यू की वैल्यू जो है आर डेल्टा थीटा है, पी क्यू की वैल्यू जो है आर डेल्टा थीटा है। अब आर डेल्टा थीटा का एक्स अक्ष के अनुदिश जो प्रक्षेप है वह डेल्टा एक्स है। आर डेल्टा थीटा जो वैल्यू हुई, क्या कह रहा है, ये डेल्टा थीटा है और यह आर है, तो ये जो आर डेल्टा थीटा इसकी वैल्यू हुई, इसका जो प्रक्षेप है यह, ये देख रहे हैं कि किधर है, डेल्टा एक्स है। इसका जो प्रक्षेप है यह डेल्टा एक्स है और यह एक्स अक्ष के माइनस डायरेक्शन में है, यानी अगर हम इधर जाते तो धनात्मक होता, इधर जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई माइनस आर डेल्टा थीटा साइन थीटा, जो पी क्यू साइन थीटा था तो पी क्यू की जगह पर हो गया माइनस आर डेल्टा थीटा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू वाई अपान आर है, तो माइनस आर डेल्टा थीटा इंटू वाई अपान आर, आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा माइनस वाई डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह क्यू आर पी में कास थीटा निकाल लेंगे, तो कास थीटा क्यू आर बाई पी क्यू, इससे डेल्टा वाई अपान पी क्यू अर्थात डेल्टा वाई इक्वल्स टू पी क्यू कास थीटा। और ओ पी एस में कास थीटा की वैल्यू ओ एस बाई ओ पी एक्स बाई आर। अब यहाँ पर भी आर डेल्टा थीटा का वाई अक्ष के अनुदिश जो प्रक्षेप है वो डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर, आर से आर कट गया, एक्स डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस वाई डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई की वैल्यू एक्स डेल्टा थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 और 3 से डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई है, तो डेल्टा एक्स की जगह पर माइनस वाई डेल्टा थीटा और डेल्टा वाई की जगह पर एक्स डेल्टा थीटा। अब इस तरह से आप देखें कि ये वैल्यू हो गई माइनस वाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा को कॉमन ले लिया, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि टाउ इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, जो इसका एक्स कंपोनेंट है, तो टाउ एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के जगह पर टाउ लिख सकते हैं, टाउ एक्स होगा, तो टाउ, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डेल्टा थीटा, टाउ डेल्टा थीटा। जैसे कि आप लीनियर में जब इसको पढ़ते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की जगह पर यहाँ पर टार्क होता है और डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 5। अतः किसी पिंड को डेल्टा थीटा कोण घुमाने में बल द्वारा किया गया कार्य उसके बल आघूर्ण टाउ तथा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये मिल गया हमें डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डेल्टा थीटा। इसी प्रकार घूर्णन गति में बल की शक्ति क्या होगी, पावर, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य कितना किया गया है अभी आपने देखा, टाउ डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, तो टाउ को बाहर करिए तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी एंगुलर वेलासिटी हो गई, एंगुलर वेलासिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, तो ये हो गया ओमेगा, तो P इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। अतः किसी पिंड पर लगने वाले बल की शक्ति उस पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ और उसके कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।